नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो ईमानदार कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपा है, भ्रष्ट तंत्र। अक्सर हम कहते हैं कि पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार है, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र का हम खुद भी एक हिस्सा हैं। हम अक्सर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आज एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या मैं ईमानदार हूँ? हमें सिस्टम को कोसने की आदत है। हम कहते हैं सिस्टम खराब है, शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज में लापरवाही कर रहे हैं, इंजीनियर, पटवारी, सचिव, सभी जो भी अधिकांश सरकारी कर्मचारी किसी न किसी बहाने से अपने उत्तरदायित्वों से बच रहे हैं। लेकिन रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या ये तंत्र हमसे अलग कोई चीज़ है या हम सब उसका हिस्सा हैं? हो सकता है हमारा हिस्सा छोटा हो, लेकिन हिस्सा तो है। जब यही हमारे घर में जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है और जिसे वैसे तो वो ऊपर की कमाई कहते हैं, उसको ऊपर की आमदनी, मूलतः वो नीचे की आमदनी है और नीचे गिरे हुए लोगों द्वारा जनरेट की गई आमदनी है, तो हम उसको तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, पूरा परिवार एंजॉय करता है। कौन सवाल उठाता है, कौन कहता है अपने घर के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी तंत्र का हिस्सा है कि भाई रूखे सूखे में बसर कर लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अब ऐसे लोगों को तो समाज मूर्ख मानता है। अब बात करते हैं हमारी, यानी आम जनता की। तो क्या हमने कभी बिजली का बिल बचाने के लिए जुगाड़ नहीं किया? क्या हम अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर की कमाई का आनंद नहीं लेते? क्या हमने ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट ना पहनने या इन सब के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई? ये सब सिस्टम नहीं, हमारे खुद के निर्णय हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या हम सच में ईमानदार हैं? तो ये आम आदमी जहाँ मौका मिलता है, जहाँ वो गलती करता है और अगर वो उसका दंड भरने को सहजता से स्वीकृत होता है, वहाँ कहाँ बेईमानी की गुंजाइश रह जाती है। लेकिन जब हमारे पास ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करने का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तब हम उस प्रश्न चिन्ह को दरकिनार करके उसी भ्रष्ट तंत्र का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करता हूँ ख़ास लोगों की और उनकी चालाकी। तो बात उन खास लोगों की है जिन्हें हम रिच और सुपर रिच कहते हैं, जो करोड़ों अरबों में खेलते हैं, जिनके पास आलीशान बंगले हैं, कोठियाँ हैं, विदेशों तक में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो भी टैक्स चोरी से नहीं कतराते। बैंक लोन, करोड़ों का बैंक लोन लेकर देश छोड़ जाते हैं, घोटालों में लिप्त होते हैं, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लोन स्कैम करते हैं। क्या ये सिस्टम के बाहर की बातें हैं? नहीं, ये भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है, हम सब की तरह। और जब व्यवस्था के कुएं में हर जगह भांग घुली है, तो हम कहते हैं कि राजनीति तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, नेता ही सब बर्बाद कर रहे हैं। सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी तो राजनीति ही है। सही है, लेकिन ये भी तो मानना होगा कि नेता भी तो हमारे बीच से ही आते हैं, हमने ही उन्हें चुना है। हमारी पसंद, हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारा रिफ्लेक्शन उन्हें बनाता है। तो एक भ्रष्ट समाज का प्रतिनिधित्व हरिश्चंद्र करने कहाँ से आ जाएंगे? तो क्या सिर्फ उंगली उठाना काफ़ी है या अब आईना देखने का समय आ गया है? ऐसा नहीं है कि हर कोना अंधेरे में हो, हर जगह ऐसी भ्रष्टाचार की घटाटोप चुप्पी हो, ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था में हर पेशे में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शिक्षक, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ अन्य तमाम सरकारी विभागों के अफसर, कुछ एंटरप्रेनर्स, कुछ समाज सेवी जो बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रतिष्ठा के प्रतिफल के, बिना किसी समाज से अपेक्षा के। समाज में कुछ ऐसे किरदार हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन वही सच्चे हीरो हैं। और जिस दिन हम इस प्रकार के सच्चे हीरो को अपना आदर्श मानने लग जाएंगे, जिस दिन ये समाज इस प्रकार के हीरोज़ को, इस प्रकार के लोगों को अपना हीरो मानने लगेगा, उनके पीछे खड़ा हो जाएगा, उस दिन एक नया भोर होगा, एक पहले किरण की तरह, जो ये संदेश देगा, जो ये बताएगा कि उजाला मुमकिन है। तो आइए आज एक वादा करें खुद से कि हम जहाँ हैं
और वहीं से ईमानदारी शुरू करेंगे। उतनी तो कम से कम करेंगे जितना हम कर सकते हैं, जहाँ हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, जहाँ हमारी स्वैच्छिक निर्णय लेने के हमारे पास अवसर उपलब्ध हैं, वहाँ हम ईमानदार रहेंगे। छोटा ही सही लेकिन एक सच्चा कदम, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कौन भ्रष्ट है, सवाल ये है कि क्या हम ईमानदार हैं। और यही सवाल अगर हर व्यक्ति खुद से पूछने लगे तो यकीन मानिए इस देश को सुधरने से, इस समाज को सुधरने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो हालत ये है कि झूठे झूठों से सच की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये उम्मीदें छोड़िए, खुद से सच्चाई की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। भ्रष्टाचार भारतीय समाज की एक ऐसी घातक समस्या है जो न केवल आर्थिक प्रगति को बाधित करती है बल्कि नैतिक पतन और सामाजिक असमानता को भी जन्म देती है। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सामान्यतः सरकार, तंत्र और नेताओं को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल सिस्टम की गलती नहीं बल्कि समाज और आम जनता की एक गहरी मिलीभगत का परिणाम है। आज समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी और व्यापक है। भारत की संस्कृति, परंपरा और विचारधारा सत्यमेव जयते के मूल मंत्र पर आधारित है, लेकिन विडंबना ये है कि इस आदर्श के बावजूद आज देश का सिस्टम भ्रष्टाचार की गहराइयों में डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार केवल एक राजनीतिक या प्रशासकीय समस्या नहीं, ये एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि ये केवल नेताओं, अधिकारियों या संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के प्रत्येक स्तर पर फैल चुका है। भ्रष्टाचार का नाम लेते ही आमतौर पर हमारी नजरें ऊपर बैठे राजनेताओं, अफसरों और व्यवसायियों की ओर उठ जाती है। हम सरकार को कोसते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं और खुद को निर्दोष मानते हैं। लेकिन क्या सच में हम भ्रष्टाचार से अछूते हैं? क्या भ्रष्टाचार केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित है या उसकी जड़ें हमारे अपने घरों तक फैली है? जनता के स्तर पर भी भ्रष्टाचार इस समाज की एक सच्चाई है। भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत लेना देना भर नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नियम, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। और ये समाज में कई हिस्सों में प्रकट होता है, जैसे रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, अनुचित लाभ लेना, कर्तव्य से मुंह मोड़ना और सूचना को छुपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सिस्टम यानी सरकारी ढांचा, प्रशासनिक प्रक्रिया, कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली, ये सभी भ्रष्टाचार की जमीन तैयार कर सकते हैं यदि इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी की कमी है। जब सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता नहीं होती तो योग्यता के बजाय सिफारिश और रिश्वत का बोलबाला होता है। इससे एक ऐसा कर्मचारी वर्ग बनता है जिसकी प्राथमिकता सेवा नहीं बल्कि निवेश की वसूली होती है। ऐसे ही जिन कानूनों का उद्देश्य जनहित था, उनका उपयोग अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाने लगा। और जब सरकारी कर्मियों का या नेताओं के गलत निर्णयों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो ये भ्रष्टाचार को खुला निमंत्रण देता है। जनता को अक्सर निर्दोष समझा जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें आम आदमी की सोच और व्यवहार में ही मौजूद है। जब जनता छोटी छोटी सुविधाओं के लिए नियमों को तोड़ने को तैयार होती है, जैसे बिना लाइन में लगे काम करवाना, ट्रैफिक चालान से बचने के लिए पुलिस को रिश्वत देना, तो ये व्यवस्था को कमजोर करता है। वहीं वोट बेचने की प्रवृत्ति, जाति या धर्म के आधार पर वोट देना, अयोग्य प्रतिनिधियों को चुनना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो भ्रष्ट नेतृत्व को जन्म देते हैं। जब कोई गलत होता देख जनता चुप रहती है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को समर्थन दे रही होती है। जब समाज सफलता को केवल धन, पद और ताकत से मापता है तो व्यक्ति नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देता है। भ्रष्टाचार को एक सामान्य, अपरिहार्य स्थिति मान लेने से ये और मजबूत होता है। सब करते हैं जैसे वाक्य इसे वैधता प्रदान करते हैं। साथ ही बच्चों को यदि परिवार में ही ये सिखाया जाए कि काम निकलवाने के लिए जुगाड़ जरूरी है तो वह आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचार की मानसिकता से जोड़ देता है। राजनीति में भ्रष्टाचार गहरे तक समाया हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है जनता की चुप्पी और लापरवाही से। जब हम नेताओं से सवाल पूछना छोड़ देते हैं तो उन्हें जवाबदेह महसूस करने की जरूरत नहीं रहती। चुनावी फंडिंग, टिकट वितरण, सत्ता में रहते हुए निजी लाभ के लिए नीतियों का दुरुपयोग, ये सभी प्रक्रिया इस मिलीभगत की देन है। और इस तंत्र का एक हिस्सा मीडिया भी दोधारी तलवार है। ये भ्रष्टाचार को उजागर भी कर सकती है और इसे छिपा भी सकती है।
लेकिन जब मीडिया टीआरपी की दौड़ में निष्पक्षता छोड़ देती है या सत्ता के दबाव में खबरों को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है तो जनता भ्रमित होती है और सही गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कानून की धीमी गति, महंगे वकील और निर्णयों में देरी भी आम जनता को न्याय से दूर कर देती है। जब लोगों को लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा या बहुत देर से मिलेगा तो वे खुद रास्ता खोजने लगते हैं और ये रास्ता अक्सर भ्रष्टाचार की ओर जाता है। वहीं आर्थिक विषमता भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। जब संसाधन सीमित हो और मांग अधिक तो उनका वितरण ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, अनुदान ये सब भ्रष्टाचार के आकर्षण के केंद्र हैं। भ्रष्टाचार समाज में कई गंभीर दुष्परिणाम को जन्म देता है। गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। संसाधनों का दुरुपयोग होता है। सामाजिक असमानता बढ़ती है। विश्वास का संकट उत्पन्न होता है। नैतिक मूल्यों का पतन होता है। जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं एक आह निकलती है, सब सड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई सिस्टम सड़ा है या हम सब ने उसकी नींव में दीमक लगा दी है? भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो अब गुस्से का नहीं बल्कि स्वीकृति का हिस्सा बन चुका है। सरकारी दफ्तरों में फाइल आगे बढ़ाने के लिए चाय पानी, कॉलेज में दाखिले के लिए डोनेशन या ट्रैफिक पुलिस को 100 रुपए पकड़ाकर मुक्ति, ये सब भी भ्रष्टाचार है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, घूस, राजनीतिक भ्रष्टाचार, चुनावी फंडिंग, पदों का दुरुपयोग, सामाजिक भ्रष्टाचार, सिफारिश, जुगाड़ और नैतिक भ्रष्टाचार, चुप रहना। भ्रष्टाचार सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक चुनौती है। जब तक जनता और तंत्र दोनों अपनी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं, मानसिकता से आता है। जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे तभी सिस्टम भी बदलेगा। भ्रष्टाचार का मूल हमारी सामूहिक चेतना में छुपा है और इसके बिना समाधान होना असंभव है। करप्शन के लिए सिस्टम और जनता दोनों जिम्मेदार है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। क्या हमने कभी बिना पर्ची के डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया है? कभी ट्रैफिक चालान से बचने के लिए कुछ नहीं दिया? अगर हाँ, तो आपने भी भ्रष्टाचार को पोषित किया है। और ये करने के बाद हम कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच में इस सबसे बहुत फर्क पड़ता है। जब एक योग्य छात्र सीट से वंचित हो जाता है, जब एक ईमानदार अफसर किनारे कर दिया जाता है और जब एक गरीब इंसान को इलाज नहीं मिलता तो फर्क पड़ता है। जब हम हर बार सिस्टम को कोसते हैं तो खुद से भी एक सवाल पूछिए कि क्या मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्रांति नहीं, इरादा चाहिए। और इरादा तभी बनता है जब हर नागरिक खुद से शुरुआत करे। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा होगा, क्योंकि देश का सिस्टम बदल सकता है, लेकिन तब जब हम खुद को बदलने की हिम्मत करें। क्योंकि सिस्टम नहीं सड़ा है, हमारी सोच सड़ी है, जिसे हम ही बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु है। अक्सर जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सारा दोष नेताओं और अधिकारियों पर मढ़ दिया जाता है, लेकिन क्या आम नागरिक पूरी तरह पाक साफ है? आज ईमानदार व्यक्ति को या तो मूर्ख समझा जाता है या उसे हाशिए पर धकेल दिया जाता है। स्कूलों में ईमानदारी को एक पाठ की तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन में इसका पालन कठिन होता जा रहा है। ईमानदार व्यक्ति समाज में अकेला पड़ जाता है, उसे दबाया जाता है और कई बार व्यवस्था उसे तोड़ देती है। भ्रष्टाचार का समाधान केवल कानून या नीतियों से नहीं हो सकता। ये एक सामाजिक जागरूकता और नैतिक पुनर्जागरण की मांग करता है। भ्रष्टाचार के मुख्य कारण, नैतिक मूल्यों का गिरना। आज की शिक्षा प्रणाली और समाज में नैतिक शिक्षा का अभाव है। लोग सफलता को नैतिकता से ऊपर रख रहे हैं। जब समाज में धन और पद की पूजा होने लगे तो ईमानदारी गौण हो सकती है। प्रशासनिक अपारदर्शिता, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की कमी है। फाइलें महीनों तक दबाई जाती है, योजनाओं की जानकारी आम नागरिक तक नहीं पहुंचती और जवाबदेही का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। राजनीतिक संरचना का दोषपूर्ण होना, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए धन बल और बाहुबल का अत्यधिक प्रयोग होता है। जब नेता करोड़ों खर्च कर सत्ता में आता है तो वह उसे वसूलने के प्रयास में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। न्याय प्रणाली की धीमी गति, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निर्णय वर्षों तक लटका रहता है। इससे अपराधियों को हौसला मिलता है और आम जनता का विश्वास टूटता है। नौकरशाही की लाल फिताशाही,
कई बार सरकारी अधिकारी जानबूझकर प्रक्रियाएं जटिल बनाते हैं ताकि लोग रिश्वत देने को मजबूर हो जाए। ये प्रणालीगत भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुका है। जनता की भूमिका, सुविधा की चाह में समझौता। लोग अक्सर अपने काम को जल्दी कराने के लिए घूस देने से नहीं हिचकिचाते। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या बिजली का कनेक्शन, वे नियमों को दरकिनार कर सुविधा चाहते हैं। कानून से बचने की प्रवृत्ति। कई लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान देने की बजाय पुलिस को रिश्वत देकर निकलना आसान समझते हैं। इससे व्यवस्था में गलत को सहने की आदत बन जाती है। मौन स्वीकृति। जब लोग भ्रष्टाचार को देखते हैं और विरोध नहीं करते, तब वे भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन कर रहे होते हैं। मौन सहमति भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी खाद है। चुनावों में भावनात्मक वोटिंग। अक्सर लोग जाति, धर्म या क्षेत्रवाद के आधार पर वोट करते हैं, न कि उम्मीदवार की ईमानदारी और योग्यता को देखकर। इससे भ्रष्ट नेता सत्ता में आते हैं। ईमानदारी की गिरती स्थिति। सिस्टम ईमानदारों को नहीं अपनाता। जो अधिकारी या कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या उन पर दबाव बनाया जाता है। इससे एक संदेश आता है कि ईमानदारी केवल भाषणों तक सीमित है। सामाजिक असुरक्षा। ईमानदार लोगों को पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। उनका जीवन संघर्षमय हो जाता है और इस कारण नई पीढ़ी इसे व्यवहारिक विकल्प नहीं मानती। मीडिया और फिल्मों में गलत उदाहरण। जब हम फिल्मों में एक चालाक ठग को हीरो की तरह प्रस्तुत करते हैं और ईमानदार को मूर्ख, तो ये हमारे युवाओं को गलत संदेश देता है। भारत, जो कभी नैतिकता, पारदर्शिता और प्राचीन सभ्यता का प्रतीक माना जाता था, आज भ्रष्टाचार की गर्त में डूबता जा रहा है। राजनीतिक घोटालों के बीच एक और तस्वीर उभरकर सामने आई है, कारोबारी भ्रष्टाचार। ये तब और भयावह हो जाता है जब देश के प्रतिष्ठित व्यवसायी अरबों रुपए के घोटाले कर देश छोड़कर भाग जाते हैं और आम जनता की गाढ़ी कमाई का कोई हिसाब नहीं देता। भारत को अगर एक मजबूत और ईमानदार राष्ट्र बनना है, तो इन सफेद पोश अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। जब तक कानून का डर सब पर समान रूप से लागू नहीं होता, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। हमें ये तय करना होगा कि हम घोटालों के इस भारत को सहन करते रहेंगे या जवाब मांगने वाला भारत बनेंगे। ऐसे उदाहरण भारत में बतेरे हैं, जैसे कि विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स से फरार बैंक लुटेरा। विजय माल्या कभी भारत की शान शौकत की पहचान थे, पर जब किंगफिशर एयरलाइंस को घाटा हुआ तो उन्होंने बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। जांच में सामने आया कि इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी विलासिता और अन्य निजी खर्चों के लिए किया। 2016 में जांच एजेंसियों के शिकंजा कसने से पहले ही माल्या ब्रिटेन भाग गए। नीरव मोदी, हीरे की चमक में छिपा अंधकार। नीरव मोदी, जो अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी बाजार का चमकता सितारा था, उसने पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। फर्जी गारंटी पत्र के जरिए उन्होंने विदेशी कंपनियों से माल मंगवाया और भुगतान कभी नहीं किया। घोटाले के सामने आते ही नीरव मोदी फरवरी 2018 में देश छोड़कर भाग गया। मेहुल चोकसी, रिश्तेदारी में छल। नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी भी इस घोटाले में बराबर के भागीदार थे। सुब्रत रॉय, सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय पर करीब 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। उन्होंने करोड़ों छोटे निवेशकों से निवेश के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और उसका दुरुपयोग किया। हालांकि वे भागे नहीं, लेकिन लंबे समय तक अदालत और SBI की प्रक्रिया से बचते रहे। उनकी गिरफ्तारी भी एक प्रतीक बन गई कि किस तरह बड़ी हस्तियां सिस्टम को लंबे समय तक चकमा दे सकती है। ललित मोदी, IPL का ताज और विवाद। IPL के जनक कहे जाने वाले ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे। 2010 में उनके खिलाफ जांच शुरू होते ही वे लंदन चले गए और आज तक वही हैं। उन्होंने खुद को राजनीति का शिकार बताया, लेकिन जांच एजेंसियां उन्हें कानून के कटघरे में लाने को तत्पर है। इतिहास गवाह है कि जब जनता एकजुट होती है तो वह दुनिया की सबसे सशक्त अदालत बन जाती है। सत्ता के गलियारों में लिए गए अनुचित निर्णयों को पलटना हो या मौन अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी हो, जनता ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र में उसकी आवाज सर्वोपरि है। ऐसे 5 ऐतिहासिक केस हैं जहां जनता की सामूहिक शक्ति ने न्याय और बदलाव की मिसालें कायम की है। इन केसों में जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब तक सामाजिक चेतना जागृत है, तब तक कोई भी सत्ता, व्यवस्था या अन्याय स्थायी नहीं रह सकता।
लोकतंत्र की असली आत्मा जनता में बसती है और जब वह जागती है तो इतिहास बनता है। इंडिया निर्भया केस, जनता का न्याय और कानून में बदलाव। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुई बर्बर बलात्कार की घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। ये केस केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि ये समाज की गूंगी व्यवस्था और सुस्त न्याय प्रणाली के विरुद्ध उठती क्रांतिकारी चीख थी। इसके बाद सड़कों पर उतरे हजारों लोग हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में आक्रोश लिए देश भर में प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कैंपेन, विश्वविद्यालयों से लेकर गांवों तक में विरोध। जनता ने व्यवस्था को विवश कर दिया कि वह चुप नहीं रहे, जिसके बाद निर्भया एक्ट 2013 बना, जिसमें बलात्कार के लिए कठोर दंड तय किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई और कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई बदलाव हुए। अमेरिका ब्राउन बनाम एजुकेशन बोर्ड 1954, नस्लवाद के विरुद्ध जनता की जीत। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के लिए अलग अलग स्कूल थे। सेपरेट बट इक्वल की नीति के खिलाफ ये केस केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये अमेरिकी समाज की नस्लीय रूढ़ियों के विरुद्ध जनता की उठी हुई आवाज थी, जिसके बाद अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के निरंतर संघर्ष, रोजा पार्क्स जैसे आंदोलनकारियों की दृढ़ता और NAACP जैसे संस्थाओं के प्रयासों ने इस केस को न्यायालय तक पहुंचाया और परिणाम ये हुआ कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अलगाव की नीति को असंवैधानिक घोषित किया। ये निर्णय अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट का प्रस्थान बिंदु बना, जिससे समान शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला और एंटी अपार्थेड आंदोलन, जनता का संघर्ष और न्याय की जीत। साउथ अफ्रीका में दशकों तक चले रंगभेद के विरुद्ध ये संघर्ष जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति और न्याय के लिए लड़ने की मिसाल है, जिसमें नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लाखों लोगों ने वर्षों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हड़तालें और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाकर सत्ता को चुनौती दी। मंडेला को 27 सालों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन जनता की भावना नहीं टूटी, जिसके फलस्वरूप रंगभेद की नीति को समाप्त किया गया। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सार्वभौमिक मतदान हुआ और मंडेला राष्ट्रपति बने। ये लोकतंत्र और मानव अधिकारों की विजय थी। फ्रांस ड्रेफर्स अफेयर 1894 से 1906, एक सैनिक के लिए जनता की नैतिक लड़ाई। ये केस फ्रांस की सेना में एक यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफस पर देशद्रोह के झूठे आरोप का था। इसमें सरकारी साजिश, नस्लवाद और मीडिया की भूमिका थी, लेकिन ये जनता की अंतरात्मा थी जिसने न्याय को जन्म दिया, जिनको न्याय दिलाने के लिए आम लोग, बुद्धिजीवी, कलाकार सभी सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। फिर ड्रेफस को निर्दोष घोषित किया गया और ये मामला न्यायपालिका की पारदर्शिता और मीडिया की ताकत का उदाहरण बना। साथ ही फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता की दिशा में ये एक निर्णायक क्षण था। ये पूरा गवर्नेंस का जो इशू है, ये पूरा की पूरा जन जागरण से ही हुआ है। चाहे आप उसको जूलियस सीजर से पकड़ लें और रिपब्लिक्स का पकड़ लें या जो भी है, तो जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं वही होता है। तब से होता आया है, अब तक होता है। बीच में इम्पीरियलिज्म वगैरह वगैरह ये सब भी जुड़ते रहे हैं, लेकिन लोगों को एम्पावरमेंट जो है वो उनका वॉइस ही है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नींव को खोखला कर देती है। भारत जैसे विकासशील देश में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी संस्थानों में विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि विकास कार्यों की गति को भी बाधित करता है। यदि इसे जड़ से समाप्त करना है तो सिर्फ कानूनों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि जन जागरूकता अभियान का विस्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई लोगों की सोच से शुरू होती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो तो वो न सिर्फ भ्रष्टाचार को पहचान सकते हैं, बल्कि उसका विरोध भी कर सकते हैं। इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर में अभियान चलाए जाने चाहिए। सामाजिक सुधार के लिए शुरुआत हमेशा स्वयं से करना चाहिए। अगर हम स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे होगा कि सुधार क्या है। और स्वयं से सुधार भी जो है केवल शब्दों में और बातों में ही ना हो,
कहीं आत्मचिंतन की तरीके से हो, वैचारिक तरीके से हो, मानसिक तरीके से हो, और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ झलके के आप पूर्ण मानवीयता के आधार पर काम कर रहे हैं। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबसे पहले स्वयं का सुधार किया है, तो समाज के सुधार के लिए आवश्यक है पहले स्वयं का सुधार हो। भ्रष्टाचार किसी एक वर्ग की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की बीमारी है। जब तक हम सभी सरकार, अधिकारी, जनता मिलकर आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि समस्या हमारे अंदर भी है, ना कि केवल बाहर। जब तक हम अपने छोटे छोटे झूठ, चालाकियों और लाभों की होशियारियों को समझते रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार जिंदा रहेगा। परिवर्तन तब होगा जब हर नागरिक, चाहे कि वह छात्र हो, दुकानदार हो, शिक्षक हो या ड्राइवर, अपने भीतर झांके और कहे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। क्योंकि भ्रष्टाचार एक दीमक है जो समाज की नींव को चुपचाप खोखला कर रही है, और इस दीमक को मारने के लिए हमें किसी जादू की नहीं बल्कि ईमानदारी की क्रांति की जरूरत है, जो हर घर से, हर दिल से और हर कदम से शुरू होनी चाहिए। ईमानदारी एक आदर्श नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब हर व्यक्ति स्वयं से ये पूछने लगेगा कि क्या मैं ईमानदार हूँ, तभी बदलाव की शुरुआत होगी।